हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमने पहले सबसे प्रथम जो टेस्ट चुना है उसे चुना है हमने इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को करने के लिए हमने सबसे पहले जाना कि बुद्धि होती क्या है। तो हमने बुद्धि में हमने सीखा कि बौद्धिक की जो परिभाषा है उसे सर्व मान्यता प्राप्त नहीं है। कोई बुद्धि को सीखने की योग्यता कहता है, कोई परिस्थितियों में व्यवहार करने की योग्यता कहता है, कोई कहता है कि बुद्धि मतलब कहा जाए कि बुद्धि की जो सीखने की योग्यता बुद्धि है, कोई कहता है चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। तो ये बुद्धि की बहुत सारी डेफिनेशन है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बुद्धि के टाइप्स बताए थे। मैंने बुद्धि को 3 टाइप्स में बांटा था: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? जो फैक्चुअल रूप से जिस पर कार्य करते हैं तो उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताए थे: कुशल व्यापारी, कुशल इंजीनियर, कुशल डॉक्टर, कुशल कारीगर। ये और अमूर्त बुद्धि में जो मतलब गहन चिंतन करे, फिलोसोफर हो सकता है या कोई गणितज्ञ हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है। तो ये अमूर्त बुद्धि में आते हैं। सामाजिक बुद्धि सोशल संबंधित चीजों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे नेता। तो ये हमारी बुद्धि के 3 टाइप्स थे। अब हम बुद्धि परीक्षण के मापन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि बुद्धि को मापने के तरीके प्राचीन समय से अलग अलग तरीके से रहा है। जैसे बुद्धि का पहले क्या करते थे, भविष्यवाणी के रूप में हम देखते थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे बताते थे, या कोई व्यवहार के अनुसार बताते थे कि बुद्धि कौन बच्चा बुद्धिमान है कौन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि पहले के लोग क्या कहते थे, पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। यानी कि उसकी मतलब बचपन में ही बता देते थे कि वो बच्चा किस व्यवहार का होगा, उसकी बुद्धि किस तीव्रता से होगी। उन्होंने व्यवहार से जाना। कुछ लोग क्या करते थे, चेहरे की बनावट के आधार पर बताते थे। कुछ लोग ललाट मतलब माथे पर जो रेखाएं होती हैं उसके आधार पर बताते थे। कुछ लोग नाम के आधार पर बताते थे कि भाई नाम क्या है, उसके आधार पर उसका कैसे बुद्धि होगी और किस तरीके से उसका मापन हो सकता है बुद्धि का। कुछ लोग क्या करते थे, उनकी जो क्या कहते हैं कुंडली देखकर बताते थे। तो बुद्धि के बारे में प्राचीन समय से किसी न किसी माध्यम से मतलब बुद्धि को मापने का और स्पष्ट करने की होड़ सी रही है, और कुछ ना कुछ तरीके से बुद्धि को मापने का प्रयास करते रहे हैं। तो इसी संबंध में जैसे जैसे हमारा कहा जाए हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हम जैसे जैसे आधुनिक हुए उस तरीके से हमने बुद्धि मापने के मेजरमेंट भी अलग हो गए। तो बुद्धि मापने की बात करें तो सबसे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में यानी साइकोलॉजी के क्षेत्र में बुद्धि मापने का काम कोशिश करने वाले जो थे वो वुंट थे। वुंट ने सबसे पहले क्या करा था, एक प्रयोगशाला का गठन किया। वो पढ़ लेते हैं क्या है। बुद्धि के प्रमाणिक मापन की विधियों की प्रतिमान का श्रेय आधुनिक युग में पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर के जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें के साइकोलॉजी को आता है, मनोवैज्ञानिकों को जानता है। इस संदर्भ में नाम सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक वुंट का लिया जाता है। भाई जर्मन के जो मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे वुंट, उनको सबसे ज्यादा इसका श्रेय जाता है। उन्होंने 1879 में बुद्धि मापन हेतु एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। भाई जो वुंट थे उन्होंने क्या करा था, एक साइकोलॉजिकल लैब की स्थापना की। वुंट महोदय द्वारा स्थापित प्रयोगशाला में उनके शिष्य कैटल ने भी बुद्धि परीक्षण करने का प्रयास किया। कैटल और वुंट ने साथ में बुद्धि परीक्षण पर काम किया था। वुंट और कैटल ने के कार्य से प्रेरित होकर वॉल्टन, गिलबर्ट एवं वाल्गले ने बच्चों की बुद्धि मापने के लिए मानसिक क्रियाओं पर आधारित बुद्धि परीक्षण तैयार किए, परंतु उन्हें इतना सफलता प्राप्त नहीं हुई। बुद्धि मापन के क्षेत्र में प्रमाणिक कार्य करने वाले सबसे पहला व्यक्ति फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक, जो फ्रांस के जो मनोवैज्ञानिक थे या साइकोलॉजिस्ट थे, अल्फ्रेड विने को ही जाता है। सही है। तो बुद्धि के जो प्रमाणिक बुद्धि मापने के जो प्रमाणिक कहा जाए क्षेत्र में कार्य करने वाले जो व्यक्ति है वो अल्फ्रेड विने थे, जो फ्रांस के थे।
वुंड कहाँ के थे? जर्मन के। कैटल उनके शिष्य थे। ध्यान रखना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने अपने सहयोगी के साथ ही साइमन के साथ मिलकर सन 1905 में एक बुद्धि परीक्षण की रचना की, जो आज भी प्रमाणित माना जाता है। अतः उल्लेखनीय कार्य के कारण विनय के बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माना जाता है? विनय माने जाते हैं। वुंट ने सर्वप्रथम साइकोलॉजिकल लैब की स्थापना की 1879 में, और 1905 में क्या हुआ, विनय ने बुद्धि परीक्षण का प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत किया, इसीलिए इन्हें बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर, स्पष्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान से सुनना। बुद्धि मापने के क्षेत्र में स्ट्रैन 1912 में सर्वप्रथम मेंटल कंटेंट शब्द का प्रयोग किया। ये मेंटल कंटेंट शब्द का कहा जाए तो मेंटल कंटेंट शब्द का इन्होंने अपने पहली बार प्रयोग किया। क्लियर, स्पष्ट होता है। अब हम जानते हैं सबसे पहले क्या है मानसिक आयु, क्या होती है मानसिक आयु क्या है। देखिए, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं मानसिक आयु होती क्या है। सबसे पहले मैं उदाहरण से स्पष्ट कर लूं। यदि एक 10 वर्ष का बालक 12 वर्ष की आयु स्तर के सभी प्रश्नों का हल कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु जो होगी 12 वर्ष होगी। क्लियर, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी जो मानसिक आयु होगी वो कितने वर्ष होगी? 12। अब हम देखते हैं कि शारीरिक आयु हमारा जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है, और हमने 12 साल के बच्चे का व्यक्ति ने काम कर लिया, तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो 12 होगी। क्लियर, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मानसिक आयु बुद्धि परीक्षण के परिणामों व्यक्त करने की सबसे अधिक प्रचलित इकाइयां मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। क्या है मानसिक आयु? मानसिक परिपक्वता का मापन है। बुद्धि के क्षेत्र में मानसिक आयु मेंटल एज सर्वप्रथम विचार विनय के महोदय के दिमाग में आया। विनय महोदय ने क्या किया? मेंटल एज को बताया, और उन्होंने सर्वप्रथम संबोधित बुद्धि मापनी 1908 में मानसिक योग्यता का प्रयोग किया। यही नहीं, बालकों की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए उन्होंने कई बुद्धि परीक्षणों का अलग अलग आयु के अनुसार निर्माण किया। क्लियर, उन्होंने बहुत सारी बुद्धि परीक्षण के अलग अलग निर्माण किया। बालक की मानसिक आयु से हमारा तात्पर्य या अभिप्राय उस आयु से है जिस आयु को वह प्रश्न हल कर लेता है। बालक जितनी आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, उसे मानसिक आयु भी उतनी ही होती है। इससे बिल्कुल तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि बालक की मानसिक आयु से अभिप्राय उस आयु से है जिस आयु से वह प्रश्न हल कर लेता है। बालक जितनी आयु स्तर का प्रश्न हल कर लेगा, उसकी मानसिक आयुता उतनी ही होगी। क्लियर, अब हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या होती है? इंटेलिजेंस कंटेंट। बुद्धि परीक्षण के परिणामों को व्यक्त करने के लिए प्रचलित इकाइयों में एक प्रमुख इकाई बुद्धि लब्धि। बुद्धि मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धि के संप्रत का विचार प्रतिपादन किया। विनय महोदय का मानना है कि बुद्धि लब्धि जो है बाल अवस्था से किशोर अवस्था तक स्थिर नहीं रहती, बल्कि प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है। बाद में एक ऐसी अवस्था आती है जब एक स्थित हो जाती है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु मेंटल एज में वास्तविक आयु का भाग देकर 100 से गुणा करने पर जो प्राप्त होती है वो क्या होती है? IQ होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मानसिक आयु क्या है। मानसिक आयु आपकी वो है आयु है जिस आयु में, जैसे एक व्यक्ति 8 वर्ष का बच्चा जो है 10 साल के बच्चे के सारे प्रश्न हल कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो गई? 10 साल।
समझ में आ गई। 8 वर्ष का बच्चा 10 साल के बच्चे के सारे क्वेश्चन हल कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी 10। तो ऐसा निकाल लेंगे। अब हम आईक्यू निकालें। आईक्यू बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं, आईक्यू ऐसा कहते हैं। और मेंटल एज क्या है, मानसिक आयु 8, ये हमने देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा इसमें, मानसिक जो वास्तविक आयु, सॉरी मेंटल एज कितनी है इसमें 10, और वास्तविक आयु कितनी है हमारी, वास्तविक आयु 8 वर्ष, यहाँ इंटू 10 100, इसकी गुणा करी इससे तो कितने हो गए 1000, डिवाइड किया 8 से, तो 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 5 वो 4, 8 पंजे 40। तो जो आईक्यू आई है वो कितनी आई है 125। कितनी आई है आईक्यू 125। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं कि भाई 125 जो आईक्यू आई है, आईक्यू लेवल 125 आया है, तो इसकी जो आईक्यू का जो स्तर है वो कैसा रहेगा। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, मानसिक आयु की वो देख लेते हैं क्या है टेबल। देखिए आईक्यू की जो टेबल है 90 से 100 तक क्या होता है, व्यक्ति नॉर्मल होता है, और 100 से 110 से 120 तक बुद्धि उसकी आईक्यू जिसकी है वो श्रेष्ठ होता है सुपीरियर, और जिसकी 120 से 140 तक है तो वेरी सुपीरियर होता है, और इसकी 140 से ऊपर है वो प्रतिभाशाली होता है, जीनियस होता है, और 80 से 90 है मंदबुद्धि है, 70 से 80 है सीमांत मंदबुद्धि है, 50 से 70 है गूढ़ है, 25 से 50 है हानि बुद्धि है, और उसके 25 से कम है जड़ बुद्धि है। याद करने का फॉर्मूला यही है कि हमें पहले 90 से 110 यानी कि 20 का जो है उसे नॉर्मल बुद्धि कहेंगे, उसके बाद 10 बढ़ाओ फिर 20 बढ़ाओ, फिर ऊपर तो जीनियस हो, उसके बाद 10 बढ़ाओ फिर 20 बढ़ाओ। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।